बीजेपी संगठन से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां बीजेपी संगठनात्मक बदलाव नहीं चाहती है। विधानसभा उपचुनाव तक वो बदलाव नहीं चाहती। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी इसी तरह के निर्देश दिए गए हैं कि सरकार में सक्रिय भूमिका निभाने का कार्य करें और अगले महीने से शुरू होगी संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया। सामाजिक समीकरण के हिसाब से बीजेपी फैसला लेगी। सरकार और संगठन को मिलकर काम करने का निर्देश दिया गया है। यूपी विधानसभा उपचुनाव में पार्टी नेताओं को जुटने के निर्देश दिए गए हैं कि सभी लोग उपचुनाव तक एकजुट रहें। किसी भी तरह की अंतरकलह या फूट की बात को नकारा भी गया है पार्टी की तरफ से। वहीं बीजेपी संगठन से जुड़ी बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बीते दिनों खास बैठक हुई थी जिसमें जेपी नड्डा ने भी शिरकत की और इस बैठक के बाद से ही काफी कयास लगाए जाने लगे थे। काफी बड़े फेरबदल की उम्मीद जताई जा रही थी और फिलहाल अब सरकार में सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए गए हैं केशव प्रसाद मौर्य को। अगले महीने से संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी। तब तक के लिए सामाजिक समीकरण के हिसाब से बीजेपी फैसला लेगी और सरकार और संगठन को मिलकर काम करने के निर्देश आला कमान की तरफ से दिए गए हैं। तो यूपी विधानसभा उपचुनाव में पार्टी नेताओं को जुटने का निर्देश दिया गया है। बीजेपी संगठन से जुड़ी हुई बड़ी खबर, बड़ी जानकारी के साथ लगातार बने हुए हैं। बीजेपी नहीं चाहती कोई भी संगठनात्मक बदलाव। इस वक्त विधानसभा उपचुनाव तक वो बदलाव नहीं चाहती है और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को निर्देश भी दिए हैं कि सरकार में सक्रिय भूमिका निभाने का काम करे वो और अगले महीने से संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सामाजिक समीकरण के हिसाब से ही बीजेपी फैसला लेगी। तो सरकार और संगठन को मिलकर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी विधानसभा उपचुनाव में पार्टी नेताओं को जुटने का निर्देश मिलता हुआ बीजेपी संगठन से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बीजेपी फिलहाल अभी कोई भी संगठनात्मक बदलाव नहीं चाहती। जैसा कि कल से ही ये सुगबुगाहट चल रही थी और कल से ही यूपी की राजनीति में एक बड़े सियासी उलटफेर के कयास लगाए जा रहे थे। अंदेशा लगाया जा रहा था कि यूपी पॉलिटिक्स में कुछ बहुत बड़ा हो सकता है और ऐसे में अब ये खबर सामने आ रही है कि बीजेपी जो है वो किसी तरह का संगठनात्मक बदलाव नहीं चाहती है और ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य को भी साफ निर्देश दिए गए हैं कि सरकार में वो सक्रिय भूमिका निभाएं। और फिलहाल अभी बीजेपी कोई भी संगठनात्मक बदलाव नहीं चाहती। विधानसभा उपचुनाव तक नहीं चाहती है किसी भी प्रकार का कोई बदलाव। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी निर्देश मिले हैं कि सरकार में सक्रिय भूमिका निभाएं। वहीं अगले महीने से संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी। सामाजिक समीकरण के हिसाब से फैसला भी बीजेपी द्वारा लिया जाएगा और सरकार और संगठन को मिलकर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, कल तक ये बात समझ में आ रही थी कि यूपी पॉलिटिक्स में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है या बड़ा हो सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन फिलहाल अभी ये खबर सामने आ रही है कि बीजेपी किसी भी तरह का संगठनात्मक बदलाव नहीं चाहती है। किस तरह की सुगबुगाहट, किस तरह के सियासी समीकरणों को साधने का प्रयास करती हुई बीजेपी आगामी विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए? मनीषा, यद्यपि उत्तर प्रदेश को लेकर के जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम पिछले कुछ दिनों में चले, कई निजी चैनलों पे यह खबर चल भी रही थी कि मुख्यमंत्री को लेकर कुछ बड़ा उलटफेर यहाँ पे देखने को मिल सकता है और बदलाव के संकेत मिल सकते हैं। लेकिन नेटवर्क 10 ने कल भी इस बात को दिखाया था कि सीएम योगी को लेकर कहीं से भी संगठन में या पीएमओ में कहीं ऐसी बात नहीं है कि शीर्ष नेतृत्व की कोई ऐसी नाराजगी हो और मुख्यमंत्री में बदलाव जैसी कोई स्थिति हो। हालांकि नेटवर्क 10 की कल की खबर पे कल ही मुहर भी लग गई रात में, जब केंद्रीय नेतृत्व द्वारा और संगठन द्वारा केशव प्रसाद मौर्य को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए कि आप सरकार के साथ मिलकर मजबूती से उपचुनाव की तैयारियों में जुटिए और पूरी सक्रियता के साथ सरकार के साथ मिलकर अपना काम करिए। और ऐसे भी उपचुनाव के बाद ही कोई भी संगठनात्मक बदलाव होंगे, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी भी बदलाव के मूड में नहीं है। हालांकि जेपी नड्डा अब मंत्री बन गए हैं, केंद्रीय मंत्री, तो वहां पे भी एक बदलाव होने हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नया मिलना है। ऐसी चर्चा है कि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को भी सरकार में लाया जाएगा, वो सरकार के हिस्सा होंगे और प्रदेश अध्यक्ष भी नया मिलेगा।
देखना होगा कि उपचुनावों के बाद, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से कल अपने टीम 30 की बैठक, अहम बैठक की थी और स्पष्ट निर्देश दिया था कि सप्ताह में 2 दिन आप जिनको जिस विधानसभा का प्रभार मिला है वहां पर रात्रि विश्राम करिए, वहां की जनता की नब्ज को टटोलिए और कैसे जीत दर्ज करे होगी भारतीय जनता पार्टी की, ये सुनिश्चित कराने का आप लोग प्रयास करिए। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली से लौटने के बाद से तुरंत अखिलेश यादव पे हमलावर होते हुए दिखाई दिया और उनके पीडीओ को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पे उन पर तगड़ा हमला बोलते हुए दिखाई दिए कि आपकी कभी भी सत्ता में वापसी नहीं होगी और आपका पीडीओ धोखा है। तो ऐसे में एक बात कन्फर्म है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो भी पिछले दिनों में कुछ घटनाक्रम दिखे, चाहे वो सरकार से बड़ा संगठन है केशव प्रसाद मौर्य का बयान या मोती सिंह पूर्व के मंत्री जो हैं उनका बयान, रमेश मिश्रा जो विधायक हैं उनका बयान, या अन्य नेताओं के जो बयान थे या सोशल मीडिया पे और अन्य चैनलों पे जिस तरह की खबरें चल रही थी, उनको दरकिनार करते हुए शीर्ष नेतृत्व और संगठन ने स्पष्ट निर्देश जारी कर दिया है कि आप लोग मिलकर के काम करिए और योगी पे शीर्ष नेतृत्व को, संगठन को पूरा भरोसा है और आप योगी के साथ मिलकर अपने काम को आगे बढ़ाइए और उपचुनाव की तैयारियों में आगे बढ़िए। और जिस तरह से मुख्यमंत्री भी आचार संहिता हटने के बाद से लगातार कामों की अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं, इसके अलावा लगातार विभागवार जिस तरह से समीक्षा बैठक कर रहे हैं, अगर कहीं पे बाढ़ आ रही है तो बाढ़ का जा करके वहाँ पे सबसे मिलना, बाढ़ पीड़ितों से मिलना, उनकी मदद करना, तो ये दिखाता है कि मुख्यमंत्री को लेकर के कहीं से कोई ऐसी सुगबुगाहट नहीं थी। हाँ, ये खबरें कहाँ से चली, कहाँ से चलने लगी, ये जांच का विषय हो सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री जैसे कल अपना काम कर रहे थे वैसे आज करना है और वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं और शीर्ष नेतृत्व और संगठन ने पूरा अपना विश्वास भी योगी पे दिखाया है और केशव प्रसाद मौर्य को स्पष्ट निर्देश भी जारी कर दिया है कि आप सरकार के साथ मिलकर सक्रिय भूमिका में अपने कामों का, दायित्वों का निर्वहन करिए और उपचुनाव की तैयारियों में जुट जाइए। बिल्कुल राघवेंद्र, तो यूपी संगठन से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर तो हम अपने दर्शकों को बता ही रहे हैं, लेकिन लोकसभा इलेक्शन में जैसा कि सबसे बड़ा ये ड्रॉबैक देखा गया था कि सियासी समीकरणों को तो साधने का प्रयास किया गया था, लेकिन जातीय समीकरणों को बीजेपी उतने अच्छे से नहीं साध पाई जितने अच्छे से साधने में बीजेपी को महारत हासिल है। लेकिन क्या इस बार के चुनाव में बीजेपी सारे पत्ते और दांव बहुत सोच समझ के खेलने का प्रयास करेगी? क्योंकि देखिए जो 10 सीटें हैं वो बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है आगामी विधानसभा चुनाव से पहले। मनीषा, जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो खास करके उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर बात होगी तो एक बात जरूर सामने आती है कि जिस तरह से ये सिटिंग सांसद थे जिनको टिकट दिया गया था, जनता के प्रति उनकी नाराजगी थी और पीएम मोदी या शीर्ष नेतृत्व को भी लगता था कि किसी भी प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया जाएगा, मोदी और योगी के नाम पे उनकी नया पार हो जाएगी और हम चुनाव जीत जाएंगे। और जिस तरह से एक पीडीए और इंडिया गठबंधन बना और जिस तरह से आरक्षण छीन लेने की बात कही गई कि अगर ये सत्ता में आते हैं इनको 400 सीटों की ज़्यादा जरूरत है क्योंकि ये संविधान बदलना चाहते हैं, ये आपका संविधान छीनना चाहते हैं, ये आपका आरक्षण छीनना चाहते हैं और ये लोग तो हमें लोकतंत्र बचाना है, हमें संविधान बचाना है, हमें आपका आरक्षण बचाना है। ऐसे में जिस तरह से खंडन इन लोगों के तरफ से नहीं आया और जो फैजाबाद अयोध्या के लोकसभा प्रत्याशी थे लल्लू सिंह, उनके तरफ से जिस तरह से एक संबोधन में आया कि हमें संविधान बदलना है और विपक्ष के नेता पीडीए के और इंडिया गठबंधन के नेता उन्हीं बयानों को जिस तरह से सर्कुलेट करने का काम किए, तो कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश की जनता थी उसे लगा कि वास्तव में हमारा आरक्षण छीन जाएगा, हमारा संविधान छीन जाएगा और हमें जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकार मिले हुए हैं वो छिन जाएगा। और यही कारण था, यद्यपि पिछले कुछ चुनावों की बात कर लें, एक चुनाव छोड़ के, तो भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत लगभग 42% के आसपास ही है। एक चुनाव में उसे 52% मिला था, नहीं तो पिछले 2014 से लगातार जो उसे वोट प्रतिशत मिल रहे थे वो 42% के आसपास ही। तो जिस तरह से पिछड़ी जातियां थीं, एससी ओबीसी की हम बात कर लें, वो इंडिया गठबंधन और पीडीए की बताए हुए बातों में, जालों में फंसी और उन्होंने इंडिया गठबंधन और पीडीए के पक्ष में वोट किया और यही कारण था कि हार का सामना करना पड़ा। और जिस तरह भी संगठनात्मक यहाँ पे बैठकें जो हुई थी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह अपने संबोधन में कहा था कि अति आत्मविश्वास बिहार का कारण बना कि हमें लगता था कि हम तो जीत ही रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से नारा भी था, सारे नेता 80 में 80 जीतने का दावा कर रहे थे, अब की बार 400 पार के नारे के साथ आगे
आगे बढ़ रहे थे। तो ओवर कॉन्फिडेंस भी एक बहुत बड़ा कारण था कि भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिली उत्तर प्रदेश में, और लोकसभा में समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी से भी अपना बड़ा कद बना ली। ऐसे में अब जो 10 सीटों पे उपचुनाव होने हैं, इसीलिए सीएम योगी आदित्यनाथ बार बार कह रहे हैं कि आप लोग रात्रि विश्राम करिए और अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों के प्रभार जिनको दिया गया है, चूंकि एक सीट पे 3-3 मंत्रियों को प्रभार की जिम्मेदारी दी गई है, तो योगी भी चाहते हैं कि 2 साल बाद जो उत्तर प्रदेश का नया विधानसभा चुनाव होगा, उसके पहले का ये जो उपचुनाव में इसमें एक बड़ी जीत दर्ज करके हम मैसेज देने में सफल रहे हैं कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी का ही जनाधार है और पीडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन का कोई जनाधार उत्तर प्रदेश में नहीं है। बिल्कुल राघवेंद्र, तो देखिए लगातार बीजेपी तो अपनी तैयारियों में पूरी तरह से जुटी हुई है, लेकिन अगर सपा की तैयारियों को बात की जाए तो सपा की तैयारियां भी कोई पीछे नहीं है और सपा पूरी तरह से जोर आजमाइश कर रही है कि इन 10 की 10 सीटों पर फतेह की जा सके, क्योंकि देखिए ये जो 10 सीटें हैं वो सभी पार्टियों के लिए काफी ज्यादा मायने रखते हैं। ऐसे में आप बसपा भी की भूमिका को किस तरह से देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आगामी उपचुनाव में कहीं ना कहीं बसपा जो है वो त्रिकोणीय मुकाबले को धार देने का काम कर रही है? मनीषा, समाजवादी पार्टी की बात करें तो 2014 के बाद से 2012 का जो चुनाव हुआ था वो मुलायम सिंह के चेहरे पे हुआ था और उसमें उनको जीत दर्ज मिली थी। उसके बाद से अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे। 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद जो अगला विधानसभा का चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा था और 50 सीटों के आसपास सिमट करके समाजवादी पार्टी रह गई थी। उसके बाद फिर जब अगला जो विधानसभा का चुनाव हुआ तो हालांकि समाजवादी पार्टी ने आरएलडी और सुभाषपा से गठबंधन किया था, फिर भी वो 100 सीटों के आसपास ही आकर के सिमट के रह गई। इसके अलावा निकाय चुनावों की बात कर लें, पंचायत चुनाव की बात कर लें, वहां पर भी समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। इसी बीच में जो 2 लोकसभा के चुनाव हुए वहां पे भी समाजवादी पार्टी अपने परिवार की सीटें ही बचा पाई थी और उत्तर प्रदेश में अन्य सीटों पे उसका खाता भी नहीं खुल पाया था। लेकिन 2024 का जो चुनाव हुआ, जो कांग्रेस के साथ गठबंधन समाजवादी पार्टी ने किया और इंडिया गठबंधन एक तरफ पीडीए का जो फार्मूला अखिलेश यादव ने लाया, वहां पे समाजवादी पार्टी को एक बम्पर जीत मिली और 37 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी भी बनी। अब अगर बात हम करते हैं बहुजन समाजवादी पार्टी की, तो बहुजन समाजवादी पार्टी एक तरफ अपनी लड़ाई लड़ रही है, दूसरी तरफ जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद की एंट्री, रावण की एंट्री हुई है, वो भी बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। हालांकि आकाश आनंद को फिर से बहुजन समाजवादी पार्टी ने लॉन्च कर दिया है। अब देखना होगा कि बहुजन समाजवादी पार्टी अपने वोट बैंक को बचा पाती है या ये जो वोट बैंक है लाभार्थियों का वोट बैंक बन करके भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा, या अपने आरक्षण बचाने और संविधान बचाने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ, इंडिया गठबंधन के तरफ जाएगा। लड़ाई त्रिकोणी तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह इस बार के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को जीत मिली है, उसके भी हौसले बढ़े हुए हैं और वो भी अति आत्मविश्वास में ही आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और भारतीय जनता पार्टी को ऐसी ठोकर लगी है कि वो हर कील को ठोक बजा कर ही आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। ऐसे में लड़ाई त्रिकोणी तो नहीं दिख रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि इंडिया गठबंधन और जो एनडीए है, इसी के बीच में लड़ाई सिमटती हुई दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि इन 10 सीटों पर आखिर बाजी कौन मारता है और जनता का मूड क्या है। क्योंकि लोकसभा का चुनाव अलग मुद्दे पे होते हैं, विधानसभा का चुनाव अलग मुद्दे पे होते हैं, तो यूपी के चुनाव के हिसाब से देखना होगा कि आखिर जीत किसको मिलती है। ठीक है, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए राघवेंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बड़े संगठनात्मक बदलाव की बात को नकार दिया है बीजेपी द्वारा। लगातार इस बात को कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं संगठनात्मक बदलाव की उम्मीद जरूर है, लेकिन फिलहाल कल हुई बैठक में अब ये तस्वीर क्लियर हो चुकी है कि अभी बीजेपी किसी भी तरह का संगठनात्मक बदलाव नहीं चाहती, लेकिन 10 की 10 सीटों को फतेह करने के लिए दोनों ही पार्टियों ने, यानी कि बीजेपी और सपा ने पूरी की पूरी जोर आजमाइश कर रखी है और जो मुकाबला है वो कहीं ना कहीं एनडीए और इंडिया गठबंधन में काफी ज्यादा टक्कर का देखने को मिल सकता है।